दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों महेश वर्णवाल की जियोग्राफी की बुक की डिटेल एनालिसिस में हमने 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। ये इस सीरीज का 5th पार्ट है। यह जो पूरी सीरीज है इसे बाइलिंगुअली समझाया गया है और जो पीडीएफ है वो इंग्लिश मीडियम का है। इससे पहले हिंदी माध्यम की जो सीरीज है वो आ चुकी है, उसका पापा वीडियो भी बन चुका है, उसे आप देख सकते हैं अगर आपको हिंदी माध्यम की इच्छा है तो। लेकिन अगर आप बाइलिंगुअल देखना चाहते हैं तो यहाँ बने रहिए। हमने सोलर सिस्टम के बारे में प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें चर्चा की है। सोलर सिस्टम का जो हेड था हमारे सोलर सिस्टम का वो सन था, वो एनर्जी का मेन सोर्स भी था और बाकी जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ थी उनका जो ग्रुप था वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता था। ये बात हम देख चुके हैं। अब आगे की जो कहानी है यानी आगे के जो प्लैनेट्स हैं उनके बारे में चर्चा होगी। कुछ प्लैनेट्स को हमने देखा था, कुछ बचे हुए थे, तो उनको देखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे कोर्सेज के रिगार्डिंग आइए पहले उसे देख लेते हैं। दोस्तों हमारे पेड कोर्सेज अलग अलग सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए संचालित हो रहे हैं, जिसमें यूपीपीएससी, एमपीपीएससी और बीपीएससी द्वारा कंडक्ट होने वाले एग्जाम्स हैं। इसके अलावा यूपीएससी के लिए भी इसे लॉन्च किया गया है और ये सभी कोर्सेज टेलीग्राम के माध्यम से रन कर रहे हैं। अगर आप इन्हें ज्वाइन करना चाहते हैं और घर बैठे अपनी पूरी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कंप्लीट गाइडेंस और पूरा स्टडी मटेरियल पाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए जो कॉन्टैक्ट के नंबर हैं उन पर आप संपर्क कर सकते हैं फ़ोन या व्हाट्सएप के जरिए। फ्री इनिशिएटिव के तौर पर 2 ऑप्शन आपके पास हैं। एक तो टेलीग्राम चैनल है वनली यूपीपीएससी बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, वहाँ पर जितनी भी स्टडी मटेरियल की सामग्री आपसे शेयर की जाती है, मतलब जितना भी मटेरियल वहाँ आपसे शेयर किया जाता है वो पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाता। और सबसे खास बात ये कि जितने भी हमारे नोटिफिकेशन है, आवश्यक नोटिफिकेशन है, वो आपको टाइमली मिलते रहते हैं, उसके लिए आपको इंतजार नहीं करना पड़ता। तो आप अगर वहाँ जुड़े रहेंगे तो अपडेटेड रहेंगे हमेशा। लिंक के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं या ऐप में जाकर आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियोस जो हैं यूट्यूब पर जितने भी चैनल हमारे हैं वो हमेशा फ्री थे, फ्री हैं और फ्री रहेंगे, ये कमिटमेंट है हमारी। तो उन वीडियोस का आप पूरा लाभ लीजिए। अगर आप पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, वीडियोस को आप देखिए, उससे जो चीज़ें हैं उसे नोट कर लीजिए, नोट्स बनाइए। ये आपके खुद के बनाए नोट्स होंगे और आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। उसे लाइक और शेयर करते रहिए, शेयर करने से वो दूसरों तक पहुँचेंगे, दूसरों को भी लाभ देंगे। तो ये कुछ बातें थी, अब चलते हैं आगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने लर्न किया है, मतलब देखा है और सीखा भी है कि स्टार्स वो होते हैं जो एनर्जी प्रोडक्शन के मामले में सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। एनर्जी प्रोडक्शन की जो क्षमता उनकी होती है वो मौजूद होती है उनके अंदर, और वो इतनी ज़्यादा मात्रा में ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करते हैं कि उतने में उनका भी काम चल जाता है और जो पूरा सोलर सिस्टम है उसको भी एनर्जी मिलती रहती है। इसकी तुलना में जो प्लैनेट्स होते हैं वो लाइटलेस सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, उनके अंदर एनर्जी प्रोडक्शन की पावर नहीं होती, कोई एनर्जी जनरेट करने की क्षमता नहीं होती। यही कारण है कि वो स्टार्स पे कम्प्लीटली डिपेंड रहते हैं, मतलब डिपेंडेंट होते हैं। और उनके निर्भर होने की एक और वजह होती है कि उनका जो मास होता है वो स्टार से कम होता है और इसी वजह से वो उसकी ग्रेविटी में फंसे रहते हैं, बाहर नहीं निकल पाते। तो ये कुछ बातें थी। लेकिन यहाँ पर जो प्लैनेट हम देख रहे हैं, जिस प्लैनेट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ये जुपिटर है। जुपिटर अपने आप में कुछ मामलों में एक्सेप्शन है, मतलब अपवाद है। इसके पास खुद का पावर हाउस होता है, मतलब एनर्जी जनरेट करने की पावर होती है। हालांकि सन जितनी नहीं होती, स्टार जितनी नहीं होती, लेकिन फिर भी होती है। इसके पास खुद की रेडियो एनर्जी होती है और इन्हीं सब वजहों से इसे मिनिएचर सोलर सिस्टम भी कहा जाता है। ये अपने आप में थोड़ा डिफरेंट है। कारण क्या है? कारण ये है कि इसके अंदर गैसियस कॉम्बिनेशन ज़्यादा है। ज़्यादातर जो इसका कॉम्बिनेशन है वो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना हुआ है और इसका जो मास है वो काफ़ी ज़्यादा है। मास और साइज़ के मामले में ये सोलर सिस्टम में सबसे हाई पोजीशन पे है। और जो जुपिटर है यानी बृहस्पति, इसके अंदर एनर्जी का एक फ्लो होता रहता है। इसके सरफेस पे एनर्जी की एक लहरें जैसी चलती रहती हैं और इस वजह से साइक्लोन्स जनरेट होते हैं, मतलब तूफानी क्षेत्र पैदा होते हैं, चक्रवाती क्षेत्र बनते हैं। और इनका जो कलर है वो रेड होता है, रेड कलर के साइक्लोन्स यहाँ जनरेट होते हैं इसके सरफेस पे। ये गैसियस स्ट्रक्चर होने की वजह से ही होता है। और देख लीजिए, यह सन के अराउंड रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, मतलब एक चक्कर पूरा करने में 11.9 ईयर्स का टाइम लेता है। इतना समय लेता है एक चक्कर लगाने में। सन के अराउंड जितने भी प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं, तो उसमें से जुपिटर भी एक है। ये जब अपने ऑर्बिटल में ऐसे चक्कर लगाता है तो इसमें इसको जो समय लगता है वो 11.9 ईयर्स का होता है। यानी अर्थ पे जो 11 साल या लगभग 12 साल का समय होता है वो जुपिटर के 1 साल के यानी 1 ईयर के इक्वल होता है। गैमीनेड इसका सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट है। गैमीनेड इसके सैटेलाइट्स में सबसे बड़े साइज़ का है या बड़े आकार का है। वैसे अब तक जितने सैटेलाइट जुपिटर के खोजे गए हैं उनकी टोटल संख्या जो है वो 79 है। टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट्स 79 है। इससे पहले ये जो डिस्कवरी हुई है, इससे पहले हम लोग यही मानते थे और साइंटिस्ट भी यही मानते थे कि सबसे ज़्यादा मात्रा में सैटेलाइट्स जुपिटर के पास है।
लेकिन अभी जो नई डिस्कवरी हुई है उसमें सैचुरन के पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स पाए गए हैं, कुल 82 हैं, और जुपिटर इसमें पिछड़ गया है। सुबारू नाम की दूरबीन से ये खोज हुई थी और उसमें ये पता लगा कि इसके पास 79 है और सैचुरन के पास इससे कहीं ज़्यादा है, वो 82 हैं, और करीब 100 के अराउंड होने की संभावना है, होने की पॉसिबिलिटी है। किसके पास? सैचुरन के पास। तो सैचुरन की बात सैचुरन के टॉपिक में करेंगे। यहाँ पर जुपिटर को देखते हैं। इसका जो एटमॉस्फेयर है उसमें हाइड्रोजन और हीलियम तो भरपूर मात्रा में होते ही हैं, उसके अलावा मीथेन और अमोनिया की भी एग्जिस्टेंस पाई जाती है। मतलब मीथेन और अमोनिया भी यहाँ पर मिलते हैं, ये सभी गैसें हैं, आप जानते हैं। इसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो अर्थ से काफ़ी ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा है? तो 10 मिलियन टाइम्स हाइयर है, यानी 10 मिलियन गुना ज़्यादा है। इतना ज़्यादा ये अर्थ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से होता है। और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो दोनों होती है, मतलब दोनों जैसी होती है। स्टार लाइक भी होती है और प्लैनेट लाइक भी होती है। स्टार लाइक क्यों होती है? क्योंकि ये एनर्जी को प्रोड्यूस करने की पावर रखता है। इसके पास खुद का एक रेडियो एनर्जी का सिस्टम होता है, ये जनरेट कर सकता है एनर्जी को, इसलिए स्टार लाइक। और प्लैनेट लाइक क्यों? क्योंकि ये किसी स्टार के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। किसी स्टार के अराउंड रिवॉल्व करने वाली जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं वो प्लैनेट की श्रेणी में डाली जाती हैं। हालांकि और भी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जो कि स्टार्स के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, लेकिन यहाँ पर प्लैनेट के जैसा इसका जो बिहेवियर है वो होता है। इस वजह से इसको दोनों प्रॉपर्टीज़ की कैटेगरी में रखा गया है, मतलब ये स्टार लाइक भी है और प्लैनेट लाइक भी है। ये कुछ बातें हुई जुपिटर के बारे में। जब इतनी तारीफ इसकी हो रही है, इतनी प्रशंसा हम कर रहे हैं, तो अब देखने का मन कर रहा है कि ये दिखता कैसा है ना। इसको आमने सामने, फेस टू फेस, इससे थोड़ा कांटेक्ट हो जाए, थोड़ी बातचीत हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, ये है जुपिटर, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसका पूरा जो फेस है वो आपके सामने है। आप इसका इंटरव्यू ले सकते हैं, इससे पूछ सकते हैं कि इसके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये किन किन चीज़ों में स्पेशल है। कुछ चीज़ें आप पीछे देख ही चुके हैं। और इसके जो सैटेलाइट्स हैं उसमें गैमिनिड का नाम तो आपने सुना, इसके अलावा और भी हैं। वैसे तो 79 है, लेकिन जो मुख्य है उनके नाम देख लीजिए। जैसे कैलिस्टो है, इसके अलावा ईओ है और यूरोपा है। ये सब सैटेलाइट्स के ही नाम हैं। गैमिनिड इसमें सबसे बड़ा है। और इसकी जो एस्केप वेलोसिटी है, गैमिनिड का साइज़ कितना बड़ा है? गैमिनिड का साइज़ इतना बड़ा है कि ये बुध के आकार से भी ज़्यादा है। मतलब जो मरकरी है उसके साइज से भी ये बड़े आकार का है गैमिनिड। अब बृहस्पति, ये जो जुपिटर है, इसका जो पलायन वेग होता है, पलायन वेग का मतलब क्या? एस्केप वेलोसिटी, वो कितनी होती है? हर प्लैनेट का अपना एक पलायन वेग होता है, यानी एस्केप वेलोसिटी होती है। और ये होती क्या है ये तो बाद में डिस्कशन होगा, पहले कितनी है ये देख लीजिए। तो ये है 59.64 किलोमीटर पर सेकेंड। जुपिटर की जो एस्केप वेलोसिटी है वो 59.64 किलोमीटर पर सेकेंड है। किलोमीटर पर सेकेंड में वेलोसिटी को यहाँ पर मीजर करते हैं, तो ये इतनी मौजूद है। इतने वेग से अगर इसके सरफेस से किसी चीज़ को बाहर फेंका जाएगा तो वो इसके ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाएगी, मतलब इसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाएगी। एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिसमें, मतलब जिस वेलोसिटी से किसी चीज़ को अगर किसी प्लैनेट के सरफेस से ऊपर की ओर उछाला जाए, मतलब इस वेलोसिटी से ज़्यादा वेग से अगर किसी चीज़ को इस प्लैनेट के सरफेस से बाहर उछाला जा रहा है, फेंका जा रहा है, तो ये इसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार करके बाहर निकल जाएगी। अब एस्केप वेलोसिटी के मामले में ये काफ़ी बड़ा है, मतलब इसकी जो ग्रेविटी है वो ज़्यादा है, तो स्वाभाविक है कि जो एस्केप वेलोसिटी है वो भी ज़्यादा होगी। और इसके एटमॉस्फेयर के अध्ययन के लिए अलग अलग जो मिशन भेजे गए हैं उसमें पायनियर का नाम आता है, इसके अलावा वाइजर का नाम आता है। इस तरह के कई मिशन भेजे जा चुके हैं। ये कुछ बातें इस जुपिटर के बारे में थी। और इसके अंदर से रेडियो वेव्स निकलती हैं, ये बात आपने देखी। और कितनी लंबी वेवलेंथ उनकी होती है तो ये भी जान लीजिए। ये जुपिटर जो है ये करीब 15 मीटर लंबी, यानी 15 मीटर लॉन्ग जो वेवलेंथ वाली रेडियो वेव्स होती हैं उन्हें जनरेट करता है। इसका ये बड़ा सोर्स है। जो वेवलेंथ होती है इन वेव्स की वो कितनी होती है? तो वो होती है 15 मीटर। 15 मीटर। ये कुछ खास बातें थी बृहस्पति के बारे में, यानी जुपिटर के बारे में। इसका जो सरफेस है वो देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। देखिए इसे, ये देखिए, इसमें बहुत तरह की डिज़ाइन आपको दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि अलग अलग रंगों से इसे सजाया गया है। तो ऐसा क्यों है? असल में जो जुपिटर है इसके सरफेस पे एनर्जी का लगातार फ्लो होता रहता है। एनर्जी का एक पूरा लहर जैसा संरचना यहाँ पे बनी रहती है। और ये जो एनर्जी का फ्लो होता है इससे इसके वायुमंडल में, इसके एटमॉस्फेयर में बड़ी मात्रा में रेड कलर के साइक्लोन जनरेट होते हैं। इनका जो रंग है, इनका जो कलर है वो रेड होता है और ये साइक्लोन्स होते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं लहरें जैसी संरचना, जो वेव्स आपको दिख रही हैं, ये असल में साइक्लोन्स हैं।
इसको आप और नज़दीक से देखिएगा, 1 मिनट रुक जाइए, दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये इसके सरफेस का जो क्लोज व्यू है उसको देख लीजिए, इसको नज़दीक से देख लीजिए। यहाँ पर साइक्लोन्स की उपस्थिति के कारण ही लहरों जैसी संरचना आपको दिखाई देती है। तो ये कुछ जानकारियाँ थी जुपिटर के बारे में, और जुपिटर के अंदर दोनों ही क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, मतलब स्टार लाइक भी और प्लेनेट लाइक भी। तो अब चलते हैं आगे इसे देखते हुए। अगला जो नंबर आता है वो है सैटर्न का। ये सन से 6th पोजीशन पे है, यानी 6वें नंबर पर है, और साइज के मामले में ये सेकंड है, मतलब जुपिटर के बाद ये दूसरे नंबर पर आता है। और इसके चारों ओर रिंग्स पाए जाते हैं, ये बात आप जानते हैं, और इसी वजह से ये काफ़ी पॉपुलर है। जो रिंग्स हैं वो काफ़ी लंबी लंबी होती हैं, हज़ारों फीट की इनकी लंबाई होती है, और ये 20 किलोमीटर से भी ज़्यादा मोटी होती हैं। अब ये जो रिंग्स होती हैं, सैटर्न की जो रिंग्स हैं, ये सैटर्न के अराउंड तो सैटर्न रिवॉल्व करता है, और सैटर्न के अराउंड ये रिंग्स रिवॉल्व करती हैं। ये इस प्लैनेट का चक्कर लगाती हैं, और इनकी जो स्पीड होती है, इन रिंग्स की जो स्पीड होती है वो 24 किलोमीटर पर घंटा होती है, मतलब पर हावर होती है। ये जो रिंग्स होती हैं सैटर्न की, इसके बारे में हम फिगर में भी देखेंगे। इनकी जो स्पीड होती है ये भी मूवेबल होती है, स्थिर नहीं होती, स्टेबल नहीं होती। तो इनकी जो स्पीड है वो 24 किलोमीटर पर हावर होती है, ऐसा हम जानते हैं, इसलिए ये काफ़ी पॉपुलर है। और भी कुछ चीज़ें हैं, ये बात तो हम जानते ही हैं कि सैटर्न सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, और ये सेकेंड नंबर का लार्जेस्ट प्लैनेट है। सन के अराउंड एक चक्कर लगाने में, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में इसे 29.5 ईयर्स का टाइम लग जाता है, यानी जुपिटर से भी ज़्यादा। तो जुपिटर से ज़्यादा तो होगा ही। आप जानते हैं कि सन से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है, दूरी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जो पथ है वो काफ़ी बड़ा होता जाता है, उसका साइज़ बढ़ता जाता है, उसका जो एरिया है वो बड़ा होता जाता है। तो बड़े एरिया को कवर करने में ज़्यादा समय लगता है, इस वजह से जो दूर वाले प्लैनेट्स हैं उनका जो रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड है वो बड़ा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो जुपिटर से हम आगे बढ़ेंगे तो रिवॉल्यूशन का जो टाइम है और जो टाइम पीरियड है वो दोनों ही बढ़ जाएंगे। इसके अलावा स्पीड की अलग अलग बात है, स्पीड इनकी अलग अलग है, उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, दीज रिंग्स, ये जो रिंग्स जिन पर चर्चा हो रही है, दीज रिंग्स आर मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। इनका जो निर्माण है वो स्मॉल पार्टिकल से होता है, और ये जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं ये सैटर्न की ग्रेविटी में फंसे हुए होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे स्टार्स की ग्रेविटी में प्लैनेट्स फंस जाते हैं और सन की ग्रेविटी में सैटर्न फंसा हुआ है, वैसे ही ये जो रिंग्स हैं इनके अंदर जो डस्ट पार्टिकल या जो भी कुछ है वो सब इसकी ग्रेविटी में फंस कर इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, जो कि रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, और उसे ही हम देखते हैं। और इट इज़ आल्सो कॉल्ड द गैसियस गैलेक्सी। इसे गैसियस गैलेक्सी के रूप में भी हम जानते हैं। ये एक गैसियस स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है और गैलेक्सी टाइप होता है, इसलिए इसका नाम गैसियस गैलेक्सी भी है। और गैलेक्सी लाइक प्लैनेट, इस तरह से भी हम इसे यहाँ पर एज्यूम करते हैं। इट्स एटमॉस्फियर कॉन्सिस्ट ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन एंड अमोनिया गैसेस। इसके एटमॉस्फियर में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया जैसी गैसें पाई जाती हैं। ये सब गैसों के नाम है। तो लगभग वैसा ही कॉम्बिनेशन है जैसा जुपिटर के अंदर है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत का डिफरेंस होता है। और वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में इसके 82 सैटेलाइट्स हैं, जो कि नए खोजे गए हैं, इससे पहले कम थे। और सैटेलाइट्स के मामले में कौन आगे था? जुपिटर आगे था, लेकिन वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में सैटर्न आगे हो गया है। टाइटन इसमें सबसे लार्जेस्ट है। टाइटन जो है वो सैटर्न का सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट है, इसे याद रखिएगा। ये टाइटन जो है ये क्या है? सबसे लार्जेस्ट है। विच इज इक्वल टू मरकरी इन साइज। ये मरकरी के साइज का है। मरकरी एक प्लैनेट है और उसके साइज का इसका सैटेलाइट है। तो आप सोच सकते हैं कि सैटर्न खुद कितना बड़ा होगा। और जो सैटेलाइट्स हैं उनके भी नाम आप देख लीजिए। अदर सैटेलाइट्स में मीमांसा है, इनसेलाडू है, इसके अलावा फोबे है। इस तरह के जो सैटेलाइट्स हैं वो सैटर्न में इन्वॉल्व है, मतलब उसकी ग्रेविटी में फंसे हुए हैं। अब सन की जो एस्केप वेलोसिटी है वो 32 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। जुपिटर के बाद ये सेकेंड पोजीशन पे है एस्केप वेलोसिटी के मामले में भी। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है ये हमने देखा। ये वो वेलोसिटी है जिससे अगर किसी चीज़ को किसी प्लैनेट के सरफेस से बाहर के वातावरण में उछाला जाए या बाहर की ओर फेंका जाए तो वो उसके ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाती है। मतलब उसका जो ग्रेविटेशन वाला एरिया होता है, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव वाला क्षेत्र होता है, उसको पार करके अंतरिक्ष में चली जाती है, स्पेस में विलीन हो जाती है। इसी वेलोसिटी से या इससे ज़्यादा वेलोसिटी का इस्तेमाल करके रॉकेट का लॉन्चिंग किया जाता है, रॉकेट को लॉन्च किया जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर अर्थ की जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो आप जानते हैं कितनी होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। तो जैसा साइज रहेगा, जिस आकार का प्लैनेट रहेगा, जितने साइज और जितने मास
या जितने बड़े आकार का रहेगा उसके हिसाब से उसकी इसके वेलोसिटी जो है वो भी डिपेंड करेगी उस पर, क्योंकि साइज और मास पे ही ग्रेविटी निर्भर होती है और ग्रेविटी पर ही इसके वेलोसिटी डिपेंड करती है। अब इसके उपग्रहों की संख्या आपने देख ली, सैटेलाइट्स कितने हैं टोटल 82 हैं, और साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं, साइंटिस्ट का मतलब जो ग्रुप है वो मानता है कि करीब 100 के अराउंड ये हो सकते हैं। 100 से अधिक सैटेलाइट्स होने की जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ से जताई गई। इतनी चर्चा हो गई सैचुरन के बारे में, तो इसका भी जरा फेस टू फेस परिचय हो जाए। आइए देखते हैं। ये है सैचुरन यानी शनिदेव। तो सैचुरन को आप देख रहे हैं, इसके चारों ओर जो रिंग्स हैं उन्हें भी आप देख रहे हैं। ये है इसके चारों ओर की रिंग्स जो कि इसकी ग्रेविटी में फंस के इसके अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं। इसके एटमॉस्फियर में जो सैचुरन है, इसका जो एटमॉस्फियर है, यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोकार्बन ये दोनों भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन इसके एटमॉस्फियर में मिलता है और हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं, ये सब मिलते हैं। और सैचुरन नग्न आँखों से, मतलब बिना किसी दूरबीन या किसी और चीज़ की मदद लिए सामान्य आँखों से देखा जाने वाला लास्ट प्लैनेट है। ये अंतिम ग्रह है जिसे कि हम अपनी आँखों से देख पाते हैं, और जितने भी हैं उन्हें देखने के लिए अलग अलग तरह के टेलीस्कोप या विभिन्न चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मतलब बिना इंस्ट्रूमेंट्स की मदद लिए हम उन्हें नहीं देख सकते, लेकिन सैचुरन इसमें लास्ट है जिसे कि हम अपनी आँखों से सामान्य रूप से भी देख सकते हैं। ये कुछ बातें हैं। और इसकी जो डेंसिटी है वो सबसे कम है, ये बात आप जानते ही हैं। सबसे लो डेंसिटी वाला जो प्लैनेट है वो यही है। और जो शनि है मतलब सैचुरन, इसके जो छल्ले हैं यानी रिंग्स हैं, ये बनी किन चीज़ों से हैं? तो इसमें बर्फ़ के कण हैं यानी आइस पार्टिकल्स हैं, और इसके अलावा रॉक्स हैं मतलब छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े हैं। अब जुपिटर की तरह ही जो इसका आंतरिक भाग है, इसका जो इनर स्ट्रक्चर है वो काफ़ी गर्म है, मतलब उसमें हीट का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है। ये कुछ बातें थी, हम सैचुरन को देख रहे थे। इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है इसे आप देख लीजिए। ये देखिए रिंग्स को हम देख रहे हैं, और रिंग्स किससे बनी है? इसमें डस्ट पार्टिकल है, बर्फ़ के जो टुकड़े हैं वो हैं, और चट्टानों के टुकड़े हैं, इनसे इसका निर्माण हुआ है। और इसका जो टोटल एटमॉस्फियर है उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोकार्बन्स की बहुलता है। ये कुछ बातें थी। अब चलते हैं आगे। 7th पोजीशन पे है यूरेनस, 7वें नंबर पर है यूरेनस। और इसकी जो डिस्कवरी है वो सर विलियम हर्शल के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 1781 ईस्वी में की गई थी, मतलब एडी में की गई थी। एडी का मतलब ईस्वी। साइज के हिसाब से अगर देखें तो ये 3rd पोजीशन पे है, और सन से अगर डिस्टेंस के मामले में देखें तो ये 7th है। इसके भी चारों ओर रिंग्स पाए जाते हैं, जैसे सैचुरन के अराउंड पाए जाते हैं वैसे ही इसके भी अराउंड रिंग्स एग्जिस्ट करते हैं। और इनका जो टोटल अमाउंट है, इनका जो टोटल नंबर है वो 5 है, मतलब 5 रिंग्स पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? तो अल्फा है, बीटा है, गामा है, डेल्टा है और एप्सिलॉन है। ये रिंग्स के नाम हैं। मतलब जो यूरेनस है इसके चारों ओर 5 छल्ले पाए जाते हैं, 5 रिंग्स ऐसे मिलते हैं। 1 2 3 ऐसे ही 5 हैं, 4 और 5 इस तरह के रिंग्स मिलते हैं, और इनके अपने अपने नाम हैं। कौन कौन से नाम हैं? तो रिंग्स के नाम देख लीजिए, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। इस तरह के रिंग पाए जाते हैं। ये सब ग्रीक अल्फ़ाबेट्स हैं, इनके बारे में आप जानते होंगे। अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन, इनके नाम पर जो रिंग्स हैं उनका नाम रखा गया है। और ये एकमात्र ऐसा प्लेनेट है, ओनली वन है, जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, लेकिन ये खास बात क्या है? सारे प्लेनेट जो है वो रिवॉल्व करते हैं, ये एक पोल से दूसरे पोल की ओर रिवॉल्व करता है। मतलब इसका जो रिवॉल्यूशन का पथ है वो एक पोल से दूसरे पोल की ओर होता है। ये थोड़ा सा अलग है, विचित्र है। और इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, लेइंग प्लैनेट कहा जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं, इसे लेइंग प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि इसका जो एक्सियल टिल्ट है या इंक्लाइनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, अपने एक्सिस पे ये काफ़ी ज़्यादा टिल्टेड है, और इस वजह से ऐसा लगता है कि लेट गया है, सो गया है, और इसे लेइंग प्लैनेट कहा जाता है। ये कुछ बातें हुई। और इसके जो टोटल प्लैनेट्स की संख्या है वो 27 के अराउंड है। 27 के अराउंड है। अब 27 का मतलब ये है कि और भी खोजे जाएंगे तो इसमें जुड़ जाएंगे। असल में जितने दिखाई देते हैं, एक बार में जितने सैटेलाइट्स दिख जाते हैं उनको साइंटिस्ट मान लेते हैं कि वो किसी प्लैनेट की ग्रेविटी में फंसे हुए हैं। धीरे धीरे जब और दिखते हैं तो उन्हें इसी में इंक्लूड कर दिया जाता है। जैसे अभी आपने जुपिटर और सैचुरन को देखा, तो वैसे ही इसके भी यानी यूरेनस के भी सैटेलाइट्स के खोजे जाने की संभावनाएं बनी रहती हैं। इसमें टाइटेनिया सबसे बड़ा है। इसके सैटेलाइट्स में सबसे बड़े साइज़ का टाइटेनिया है,
इसके अतिरिक्त और भी हैं, जैसे कि ओवेरान है, उपब्रियल है, एरियल है, मिरांडा है। ये सब बड़े बड़े साइज़ के इसके सैटेलाइट्स हैं। इसका जो एटमॉस्फियर है वो जुपिटर और सैचुरन की जैसा ही डेंस है, मतलब सघन है। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया इस तरह की गैसें मिलती हैं। ये गैसेस यहाँ एग्जिस्ट करती हैं। इसका जो कलर है वो ब्लूइश ग्रीन है। ये ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि यहाँ पर मेथेन उपस्थित रहती है। मेथेन गैस की प्रेजेंस के कारण ये ऐसा दिखाई देता है। इसे दूर से देखने पर ये इसी कलर का दिखता है। तो कुछ मामलों में ये जुपिटर और सैचुरन जैसा है। और यह 84 ईयर्स का जो टाइम है वो ले लेता है सन के अराउंड एक चक्कर पूरा करने में, एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में। ये 84 ईयर्स का एक लंबा समय अवधि ले लेता है। इतना लंबा समय लेकर ये एक चक्कर पूरा करता है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? दूरी बहुत ज़्यादा है, तो उतनी डिस्टेंस को कवर करने में इतना टाइम लग जाता है। ये कुछ बातें हुई। और एक खास बात और है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। कैसे अपोजिट? ईस्ट टू वेस्ट। बाकी जो प्लेनेट है वो वेस्ट टू ईस्ट करते हैं, लेकिन ये जो है यूरेनस, ये ईस्ट टू वेस्ट रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। ये कुछ खास बातें हैं। अब आइए इससे भी मिल लेते हैं। ये आप इसके इनर स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। कुछ आउटर लेयर है और कुछ अंदर का जो सेक्शन है वो दिखाया गया है। इसे आप ध्यान से देख लीजिए। ये आउटर एटमॉस्फियर है। इसमें अपर क्लाउड लेयर को आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये दर्शाया गया है। इसके बाद ये जो बीच वाला दिखाया गया है एटमॉस्फियर का एरिया, वहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम और मेथेन जैसी गैसेस अवेलेबल होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। ये मेंटल वाला दायरा है। जैसे हमारी अर्थ में क्रस्ट, मेंटल और कोर होता है, वैसे इसमें भी मेंटल है। यहाँ पे वाटर, अमोनिया और मीथेन की जो आइसेज हैं, मतलब आइस के पार्ट हैं, वो पाए जाते हैं। बर्फ़ की उपस्थिति यहाँ होती है और उसमें मतलब वाटर होता है। इसके अलावा अमोनिया होता है और मीथेन की उपस्थिति पाई जाती है। जो कोर है वहाँ पर सिलिकेट होता है। सिलिकेट वहाँ मेनली अवेलेबल होता है। इसके अलावा फेरस और निकिल की रॉक्स पाई जाती हैं। ये इसका इनर स्ट्रक्चर था। पूरा एक सेक्शन आपने देखा इसका। इसे ध्यान से देख लीजिए, थोड़ा और जूम कर लीजिए, देखिए। आउटर लेयर है, बीच का पार्ट है, मिडिल एरिया, और एकदम अंदर की जो कोर है उसको भी दिखाया गया है। ये है हमारा यूरेनस। अब इसके बाद चलते हैं नेपच्यून की ओर और उसको भी देख लेते हैं। नेपच्यून की डिस्कवरी 1846 में जॉन गॉले ने की थी। इन्हें जोहान गॉले या जॉन गॉले कहा जाता है। ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसे खोजा था। और यह हमारे सोलर सिस्टम का चौथे नंबर का सबसे बड़ा प्लैनेट है। और इसके चारों ओर भी वलय पाए जाते हैं, यानी रिंग्स मिलते हैं। और इसके जो रिंग्स होते हैं वो सिलिकेट और कार्बन, इस प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं उनसे बने हुए होते हैं। इसका जो एटमॉस्फियर है उसमें 80% तक हाइड्रोजन गैस होती है, 19% तक हीलियम गैस होती है। इस प्रकार से हाइड्रोजन और हीलियम यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट में पाए जाते हैं, इनकी मेजॉरिटी होती है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इट कम्प्लीट्स द रिवॉल्यूशन ऑफ द सन इन 165 ईयर्स, यानी 165 साल लगा देता है ये सन के अराउंड एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में। इतना लंबा समय लग जाता है, तो स्वाभाविक है ये सबसे ज़्यादा दूर है, इस वजह से इतना लंबा समय ले लेता है। और मीथेन, अमोनिया, हीलियम और हाइड्रोजन इसके एटमॉस्फियर में प्रेजेंट होती हैं। इसे अगर दूर से देखा जाए तो यह लाइट येलो कलर का दिखाई देता है। और इसका जो सैटेलाइट है उसमें टाइटन का नाम अगर लेते हैं तो वह अर्थ के सैटेलाइट चंद्रमा से यानी मून से बड़ा है। और नेपच्यून का जो सरफेस है उससे ज़्यादा नियरेस्ट है, यानी करीब है। ये कुछ बातें हैं। टाइटन के अलावा और भी है। मेरिड जैसे सैटेलाइट का नाम आप यहाँ देख रहे हैं। तो ये तो हुआ नेपच्यून, जिसकी डिस्कवरी जॉन गॉले ने की थी। और ये 165 ईयर का एक लॉन्ग टाइम पीरियड ले लेता है सन के अराउंड एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में। यहाँ तक बात हुई प्लैनेट्स की। इसके बाद 9वें नंबर पर आता था प्लूटो, जिसे कि प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है। तो उसको भी देख लेते हैं। प्लूटो हालांकि बाहर हो गया है, लेकिन फिर भी इसके बारे में स्टडी करना ज़रूरी है। इसे हम यम के नाम से भी जानते हैं, ये बात आप जानते हैं। 1930 में, सन 1930 में क्लाइड टॉम्बैक के द्वारा इसे खोजा गया था। और 24 अगस्त 2006 को, यानी 24 अगस्त 2006 को इसे प्राग कहाँ है? ये चेक गणराज्य की कैपिटल है, चेक रिपब्लिक की कैपिटल है। यहाँ पर एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का सम्मेलन हुआ था, जिसमें कि अलग अलग देशों के जो साइंटिस्ट हैं वो भाग लिए थे। वहाँ पर इसे ग्रह होने का दर्जा छीन लिया गया। ये IAU जो है इससे प्लैनेट होने का जो दर्जा है वो छीन लेता है।
और इसके लिए जो कंडीशन थी, टर्म एंड कंडीशन थी, वो कौन कौन सी थी इसको देख लेते हैं। एक तो कंडीशन ये है, यहाँ पर 3 स्थितियाँ हैं जिसके द्वारा किसी भी प्लैनेट को प्लैनेट माना जाता है। अगर इन्हें वो फॉलो नहीं करता है तो वो प्लैनेट नहीं है। पहली जो कंडीशन है वो ये है कि ये सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा हो, तो प्लूटो सन के अराउंड रिवॉल्यूशन कर रहा था, इसमें कोई कमी नहीं थी। दूसरी कंडीशन ये है कि इसके पास सफिशिएंट अमाउंट में ग्रेविटी हो, यानी इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स हो वो इतना सफिशिएंट हो कि यह अपने आसपास सैटेलाइट्स बना सके, और मेनली इसका जो साइज़ है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो राउंड शेप का रह सके, यानी गोल रह सके। ये दोनों चीज़ें प्लूटो में थी और प्लूटो इस मामले में कहीं पीछे नहीं था। लेकिन जो तीसरी वाली कंडीशन थी उसको ये फॉलो नहीं कर रहा था। वो कंडीशन ये है कि कोई भी प्लैनेट अपनी परिक्रमण कक्षा में जो उसका पथ है, जो उसका ऑर्बिटल है, उसमें किसी अन्य प्लैनेट को ओवरलैप न कर रहा हो, मतलब किसी और प्लैनेट के रास्ते में ना आ रहा हो, किसी दूसरे प्लैनेट के रास्ते में आकर खड़ा ना हो जा रहा हो या उसे काट न रहा हो। तो प्लूटो इस मामले में बाहर निकल जा रहा था, मतलब इसी को वो मान नहीं रहा था, इसी वजह से इसे बाहर कर दिया गया। हालांकि अभी भी साइंटिस्ट का जो एक बड़ा ग्रुप है वो यही मानता है कि ये प्लैनेट है। तो यहाँ तक हमने प्लूटो को देखा, इसका भी फिगर देख लीजिए। ये है प्लूटो, जिसकी खोज क्लाइड टॉम्बेक के द्वारा की गई थी 1930 में, और 2006 में इससे प्लैनेट होने का जो खिताब था वो छीन लिया गया IAU के द्वारा। हालांकि नासा अभी भी मानता है कि ये प्लैनेट है, लेकिन जब तक IAU इसे घोषित न कर दे तब तक ये प्लैनेट नहीं माना जा सकता। प्लूटो की शक्ल आप देख रहे हैं। अब चलते हैं आगे। अब हम देखने जा रहे हैं सैटेलाइट्स के बारे में। ये जो सैटेलाइट्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक तो नेचुरल, दूसरे आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल की बात आगे होगी, यहाँ पर नेचुरल सैटेलाइट्स की जो चर्चा है वो हो रही है। ये भी सेलेस्टियल बॉडीज़ ही होती हैं जो कि सन की ग्रेविटी में उलझ कर रह गई रहती हैं, लेकिन यह सन की ग्रेविटी के असर में कम, और जो प्लैनेट होते हैं उनकी ग्रेविटी में ज़्यादा फंसी हुई रहती हैं, मतलब प्लैनेट इन्हें अपनी ग्रेविटी में बांध कर रखते हैं। तो ये किसी एक प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं, मतलब हर सैटेलाइट्स का अपना एक निर्धारित प्लैनेट होता है। जैसे आपने पीछे देखा जुपिटर और सैटर्न के सैटेलाइट्स के बारे में, और भी जो प्लैनेट्स थे उनके अपने अपने सैटेलाइट्स थे। हमारी अर्थ के पास एकमात्र है सिर्फ मून। तो ये जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं ये प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, और साथ साथ ये सन के अराउंड भी रिवॉल्व करते रहते हैं, मतलब ये अपने प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मान लीजिए ये सन है और ये प्लैनेट है और ये उससे छोटा सैटेलाइट है, तो ये इस प्लैनेट के अराउंड भी चक्कर लगा रहा है और सन के अराउंड भी प्लैनेट के साथ साथ घूम रहा है। इनकी ये खासियत होती है, और इनका जो रिवॉल्यूशन का पथ होता है वो इलिप्टिकल होता है, यानी दीर्घवृत्ताकार होता है। हमारी अर्थ के पास एकमात्र जो सैटेलाइट है वो मून है, ये बात हम जानते हैं। ये कॉन्सेप्ट था सैटेलाइट का। इसके बाद हम देखते हैं सुपर मून को। सुपर मून एक घटना है, एक इवेंट है। ये किस प्रकार से घटित होती है ये देख लेते हैं। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून, अर्थ और मून के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। कितनी है आप जानते हैं? सबसे पहले बात करेंगे मैक्सिमम डिस्टेंस की, तो वो है 4,06,699 किलोमीटर। अगर मिनिमम डिस्टेंस की बात करें तो वो है 3,56,399 किलोमीटर। और अगर एक एवरेज डिस्टेंस की बात करें, एक औसत दूरी की हम चर्चा करें, तो वो है 3,84,403 किलोमीटर। इतनी बीच की डिस्टेंस है अर्थ और मून के बीच की। और हमारा जो मून है उसका वेट हमारी अर्थ के वेट का 1/6 है, 1/6वां भाग है। अगर डायामीटर की बात करें तो 3,476 किलोमीटर इसका टोटल डायामीटर है। ये कुछ बातें मून से रिलेटेड थी। अब यहाँ पर सुपर मून की जो इवेंट हो रही है उसको देख लेते हैं। यहाँ एवरेज डिस्टेंस जो दी हुई है वो ठीक नहीं है, एवरेज डिस्टेंस यहाँ पर सही नहीं दी है, इसको सुधार लेंगे। एवरेज डिस्टेंस कितनी है? वो है लगभग 3,84,403 इतने किलोमीटर। इसे यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि ये है क्या। तो सुपर मून इज द कंडीशन व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज शॉर्टेस्ट। जब अर्थ और मून के बीच का फासला सबसे कम होता है तो वो कंडीशन कहलाती है सुपर मून। ऐसी कंडीशन में जो मून का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा दिखाई देता है, ये बड़े ह्यूज साइज़ का दिखाई देता है, और इसीलिए इसको नाम दिया गया सुपर मून। सुपर शब्द इसके साथ क्यों जुड़ा है ये बात आप समझ गए होंगे। आप जानते हैं कि मून जो है वो अर्थ का सैटेलाइट है, ये हमारी अर्थ है और ये हमारा मून है। मून छोटे साइज़ का है, ये इसके अराउंड रिवॉल्व करता है ठीक वैसे ही जैसे अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। जब ये रिवॉल्यूशन पथ में अर्थ के नज़दीक आ जाता है या नियरेस्ट हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में ये बड़े साइज़ का दिखाई देता है,
और यही जो सिचुएशन है मून की, इसे ही कहते हैं सुपर मून। यही जो इवेंट है ये कहलाता है सुपर मून। इसे पेरिजी फुल मून भी कहा जाता है। इसका जो दूसरा नाम है वो पेरिजी फुल मून भी है, इसको अन्य नामों से जो जानते हैं। और ये 14% लार्जर और 30% ब्राइटर दिखाई देता है। मतलब 14% ये बड़ा दिखाई देता है और 30% चमकीला दिखाई देता है, 30% ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है सामान्य रूप से। मतलब जो रोज वाला इसका चेहरा होता है उससे इसकी जो चमक है वो बढ़ जाती है। और ये जो घटना है यह 27 सितंबर 2015 में 2015 में देखी गई थी, पीछे वाली बात अगर करें। और अब आगे भविष्य में, फ्यूचर में जब देखी जाएगी तो वो जो टाइम पीरियड है वो है 25 नवंबर 2034। इस टाइम पर ये देखी जाएगी। मतलब दोबारा जो है सुपर मून वाली घटना होगी। ये तो बात हुई सुपर मून की। इसके बाद एक और इवेंट है जिसे हम कहते हैं ब्लू मून। तो क्या इसमें चंद्रमा का जो कलर है, मून का जो कलर है वो ब्लू हो जाता है? ऐसा तो है नहीं। चंद्रमा का जो मेन कलर है वही रहेगा, वो ब्लू तो होगा नहीं। तो फिर ऐसा क्यों नाम रखा गया? तो आइए देख लेते हैं। अगर एक कैलेंडर मंथ में, एक कैलेंडर महीने में 2 पूर्णिमाएं पड़ जाती हैं, यानी 2 फुल मून डेज पड़ जाते हैं, तो इस तरह से जो सेकेंड फुल मून वाली नाइट होती है, मतलब जो दूसरी पूर्णिमा वाली रात होती है, उस दिन का जो मून होता है उसे ब्लू मून कहा जाता है। पूर्णिमा यानी फुल मून। तो अगर 2 पूर्णिमाएं एक ही कैलेंडर महीने में पड़ रही हैं तो ऐसे में जो दूसरी पूर्णिमा का चाँद होगा, दूसरी फुल मून नाइट का मून होगा, उसे हम कहेंगे ब्लू मून। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। और इसमें ब्लू जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब इसका ब्लू नाम जरूर रखा गया है, लेकिन ब्लू रंग का इसमें या ब्लू कलर का इसमें कोई रोल नहीं है। इसमें मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न ये है कि 31 डेज़ का जो टाइम इंटरवल होता है उसके बीच में ही 2 फुल मून डेज पड़ जाते हैं। मतलब 31 दिन से कम समय के अंतराल में ही 2 पूर्णिमाएं पड़ जाती हैं। ये खास बात है। और ये 2-3 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देने वाली घटना है। मतलब 2-3 साल के गैप पर ये दिखती है। पिछली बार ये जुलाई 2015 में दिखी थी। इसके बाद 2018 में भी इसे देखा गया था। तो इस तरह से ये दिखाई पड़ती है। ये कोई खास दुर्लभ घटना नहीं है, इसमें कुछ और है भी नहीं। बस एक कैलेंडर मंथ में 2 फुल मून नाइट पड़नी चाहिए। तो जो सेकेंड वाली होती है उसका जो मून होता है उसी को हम कहते हैं ब्लू मून। और इसमें ब्लू कलर से कोई इसका जरिया नहीं है, मतलब कोई संपर्क नहीं है। ब्लू यहाँ पर सिर्फ दिया हुआ है। क्यों रखा गया है ये सोचने वाली बात है। अगर आपको पता लगे तो आप बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। हम मून पर जो भेजे गए मिशन हैं, अलग अलग जो स्पेस एजेंसियां हैं उनके द्वारा जो भेजे गए मिशन हैं उस पर चर्चा करें। यहाँ पर आपको चंद्रयान दिख रहा है। चंद्रयान फर्स्ट को देखेंगे, फिर चंद्रयान 2 जो दूसरा मिशन था जो कि आधा ही सक्सेसफुल हो पाया, उसके बारे में भी देखेंगे। तो वहाँ बढ़े इससे पहले क्वेसर की एक परिकल्पना है, उसको देख लीजिए। क्वेसर क्या होते हैं? यह भी एक तरह की सेलेस्टियल चीज़ ही होती है, सेलेस्टियल थिंग्स ही होती हैं। ये असल में सेलेस्टियल बॉडीज़ ही हैं जिनका आकार गैलेक्सी से छोटा होता है। इनका जो साइज़ होता है वो गैलेक्सी से छोटा होता है। क्वेसर की बात हो रही है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, एनर्जी का ये उत्सर्जन करते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। इस वजह से ये खास होते हैं। और इनकी जो डिस्कवरी है वो 1962 में हुई थी। ये जो क्वेसर है इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ कॉन्सेप्ट था, ये बीच में छूट गए थे, यहाँ जोड़ देना सही था, नहीं तो फिर आगे चर्चा नहीं हो पाएगी इसकी। इसके अलावा प्लानिटोरियम की भी चर्चा होना आवश्यक है। तो प्लानिटोरियम क्या होते हैं? ये स्टार्स का एक ग्रुप होते हैं, स्टार्स का एक पूरा झुंड होते हैं। ये एक तरह से इमेजिनेशन है और इसमें हाइड्रा जो है वो सबसे बड़ा प्लानिटोरियम कहा जाता है। ये सबसे बड़ा तारामंडल है। ये बातें थी क्वेसर और प्लानिटोरियम के बारे में। और एक चीज़ है कूपर बेल्ट या क्यूपर बेल्ट भी इसको कहते हैं। तो ये क्यूपर बेल्ट है क्या? ये एक बहुत बड़े साइज़ की बेल्ट होती है। बेल्ट मतलब पट्टी होती है या पट्टिका होती है, जिसमें जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, छोटे छोटे ग्रह होते हैं, उन्हीं के जैसे आइस पाई जाती है। इसमें बर्फ़ की उपस्थिति होती है। और नेपच्यून के बाद यह मिलते हैं। नेपच्यून के बाद इनकी एग्जिस्टेंस पाई जाती है। और इसमें जो पट्टी पाई जाती है वह मेनली अमोनिया, मीथेन और बर्फ़ से बनी हुई होती है। उसमें अमोनिया गैस पाई जाती है, इसके अलावा मीथेन गैस होती है और बर्फ़ के पार्टिकल यानी आइस पार्टिकल्स होते हैं। कूपर बेल्ट की खोज या क्यूपर बेल्ट की खोज ये 1992 में हुई थी। और ऐसा माना जाता है, मतलब साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं, ये प्रूव नहीं हुआ है, माना जाता है कि जो कॉमेट्स होते हैं वह यहीं से आते हैं। मतलब इन्हीं बेल्टों से वह जनरेट होते हैं और यहीं से वो प्रवेश करते हैं सोलर सिस्टम में या सौर मंडल में। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था कूपर बेल्ट का। अब चलते हैं चंद्रयान फर्स्ट पे
और इस मिशन को देखते हैं जो कि भारत के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसरो द्वारा इसे लॉन्च किया गया 22 अक्टूबर 2008 को। ये फर्स्ट मिशन था चंद्रमा के लिए। इसे पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जिसका नाम था PSLV-C11, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, इसे आप सही कर लीजिए, C11 है। इस रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। इसका जो सीरियल नंबर है वो C11 है। कहाँ से लॉन्च किया गया था? सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि श्रीहरिकोटा में है, आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा एक द्वीप है, ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। यहाँ से इसे लॉन्च किया गया था और जो ज़्यादातर लॉन्चिंग होती है वो यहीं से होती है। फिर 8 नवंबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट जो है ये एंटर करता है लूनर ऑर्बिट में। और इसके बाद जो इसका 5th और फाइनल फेज होता है, मतलब 5वां और अंतिम इसकी जो अवस्था होती है, इसका जो फेज होता है, इसके बाद ये अपर ऑर्बिट में मूव कर जाता है। चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना, जो हमारा मून है उसके सरफेस का पूरा कंप्लीट स्टडी करना, ये इस मिशन का उद्देश्य था। वहाँ पर जल की उपस्थिति है या नहीं, किस प्रकार के मिनरल पाए जाते हैं, ये सब पता करना, और भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब चंद्रमा के बारे में एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करना इसका उद्देश्य था। और ये काफ़ी महत्वाकांक्षी था। और इसे लॉन्च करने के बाद हमारा जो देश था भारत, वह छठवें नंबर का देश बन जाता है। इससे पहले अमेरिका, यूरोप, रशिया, जापान और चाइना ऐसा कर चुके थे। तो ये 6th पोजीशन पे रहता है इस मिशन को लॉन्च करने के बाद। तो अगला जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम चंद्रयान 2 पर चर्चा करेंगे और चंद्रयान 1 के बारे में, यानी जो पहला मिशन था उसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।